लेते हैं। तो अपन ने देखो साइज के बेसिस पे डिस्पर्स स्पेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के बेसिस पे देखा कि जो अपने कोलाइड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलाइड। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो एसोसिएट कोलाइड्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि एक इनकी लोअर कंसंट्रेशन पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ जाने पर क्या करते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं। अब एग्रीगेट कैसे बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आपका जो मिशेल होता है या जो भी पार्टिकल है, जैसे कि सोप है, ये सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COON, राइट। तो आपका जो सोप होता है, सोप में 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन, तो ये जो C17 है ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये जो C डबल बॉन्ड हो N है ये आपका पोलर पार्ट है। तो ये आपका जो होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और ये जो आपका हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, राइट। सर तो देखो 2 चीजें होती है, जैसे आपने देखा लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या करता है, वो वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ पे रिपल्शन होता है। फिलिक का मीनिंग होता है लव, लव मतलब अट्रैक्शन, तो फोबिया, फोबिया मतलब होता है डर। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो कि पानी से डरता हो, इंग्लिश वर्ड है ये हाइड्रोफोबिक। फोबिया एक डर होता है किसी भी डिजीज से या किसी भी चीज से। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब किससे डर हो गया, पानी से डर हो गया। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आपके नॉन पोलर कंपाउंड है, और आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, लाइक अट्रैक्ट लाइक, लिक्विड सॉल्यूशन में भी पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया, और पानी कैसा है, पोलर है, तो ये क्या होगा, पानी से दूर भागेगा, राइट। तो जब जैसे ही आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एसोसिएट कोलाइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो क्या होगा, जो फिलिक पार्ट है ये तो क्या होंगे, पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और फोबिक पार्ट पानी से दूर भागेगा। तो हर कोलाइड पार्टिकल का फोबिक पार्ट क्या होगा, एक तरफ सेंटर की तरफ आना चाहेगा। जैसे कि आप ये मान लो, लेट्स से आप लोग 5 जने हो और आपको रास्ते में गुंडों ने घेर लिया, तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, ये पांचों एक तरफ, एक सेंटर की तरफ आ जाओगे, पांचों पास पास आ जाओगे, ताकि आप लोग पांचों एक तरह से क्या कर सको, इकट्ठा होकर इन गुंडों से लड़ सको चारों तरफ से। मूवीज में देखा है ना आपने, गुंडों को गुंडे घेर लेते हैं तो क्या होता है, आप वो जितने भी आपके हीरो और उसकी फैमिली होती है ऐसे सेंटर पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये वाटर से डरता है, तो जैसे ही वाटर दिखेगा ये क्या होगा, वाटर से दूर भागेगा। तो जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं सॉप के, उनका फोबिक पार्ट क्या होगा, वाटर से दूर भाग के सेंटर की तरफ आएगा, और फिलिक पार्ट सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो फिलिक पार्ट क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, सेंटर की तरफ जाने नहीं देगा। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल क्या होंगे, एक साथ कलेक्ट होते जाएंगे और एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे स्फेरिकल। इस एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना लो, ये लिख लो, सॉप का स्ट्रक्चर लिख लो, ये डायग्राम बना लो, और फिर मैं इसमें लिखाता हूँ क्या लिखना है। जल्दी से बना लो ये डायग्राम। सर यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है? ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जो आपका ये सोप है, सोप में ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है ये आपका फोबिक पार्ट होता है। C17 मतलब 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 ओ 13 एन, 14। हाँ हाँ, तो CON ये फिलिक ये पार्ट है क्या? हाँ ये फिलिक पार्ट है। आप पोलर हो गया ना, ये ब्रेक हो गया, देखो CW माइनस एंड Na प्लस आयंस हो गए, तो वाटर तो आयंस को अट्रैक्ट करता ही है, वाटर भी तो पोलर होता है। तो यस, नेगेटिव पार्ट नहीं होता है क्या, फिलिक पॉजिटिव होता है? नहीं नहीं, आपका जो अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% आइनाइज रहेगा। तो आइनाइज कैसे होगा, ये C17H35 CW माइनस। तो हमारा सोप का पार्ट तो यही है, ये है सोप, वो तो चलो Na प्लस हट गया, तो हम तो इस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये जो C17H35 है ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा फोबिक पार्ट हो गया, ठीक है। और जो हाँ CW सर। माइनस है ये क्या करेगा, ये फिलिक पार्ट हो गया, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने जो ये बनाया है, इसमें ये जो सर्कल से मैं बता रहा हूँ, ये सर्कल आपका CWN को रिप्रेजेंट, C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लिखो इसमें, रुकिए सर, डायग्राम भी बनानी है ना?
हाँ, डायग्राम भी बनाना है और ये सोप का फॉर्मूला भी लिख लेना है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इज insoluble in water. Long chain hydrocarbon is insoluble in water. Directed towards the center. Directed towards the center. While the COO minus part. While the COO minus part, which is polar and soluble in water, the long chain hydrocarbon part is insoluble in water and is directed towards the center, while the COO minus part, which is polar and soluble in water, form a spherical surface, form a spherical surface and is in contact with water, and is in contact with water ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर बनी यही हमारा मिशेल होता है। अब देखो मैंने आपको लिखाया है एसोसिएटेड कोलाइड्स में कि जो मिशेल है हर कंसंट्रेशन पे फॉर्म नहीं होता है, लिखाया है ना भाई। नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करता है, लेकिन एक कंसंट्रेशन के ऊपर अगर कंसंट्रेशन हो जाएगी हायर कंसंट्रेशन पे तभी वो मिशेल बनाता है। तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिशेल फॉर्म होता है उसको हम क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सीएमसी। सीएमसी की फुल फॉर्म क्या है वैष्णवी? critical Michel concentration. या तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सीएमसी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और लिखो इसमें सर यस मिशेल की थोड़ी वो डेफिनेशन एक बार रिपीट करनी है। यस ऋषिकेश रिपीट कर दो। Long chain hydrocarbon is insoluble in water, directed towards the center, while COO negative part, which is polar and soluble in water, form a spherical surface and is in Insoluble या contact soluble? with water. एक मिनट COO Soluble in माइनस water. सोल्यूबल, Soluble in COO Soluble water. माइनस, हाँ COO माइनस आपका सोल्यूबल है, हाँ लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है वो इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो Soluble आप चाहो तो हाँ इसके ब्रैकेट में लिख लेना ये पीलिक पार्ट होता है, और हाइड्रोकार्बन के ब्रैकेट में लिख लेना जो हाइड्रोकार्बन वर्ड लिखा है वो फोबिक पार्ट होता है। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट लिखो सीएमसी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, इसमें लिखना द कंसंट्रेशन अबव विच the concentration above which Michel is formed
The concentration above which Michel is formed is called critical Michel concentration. ठीक है, और साबुन के लिए, सोप के लिए इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है. The CMC value for soap is 10 raised to the power minus 4 to 10 raised to the power minus 3 मोल पर लीटर. ये लिख लेना, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द CMC वैल्यू ऑफ सोप? तो किस रेंज में होती है? 10 रेस्ट टू द पावर -4 से -3 मोल पर लीटर के रेंज में. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो मिशेल होते हैं उसमें कितने तक अपने ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल? 100 और उससे भी कई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, मिशेल में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये था हमारा CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन. इसी में एक और वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्राफ्ट टेम्परेचर. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे? क्राफ्ट टेम्परेचर. ओके, रिकॉर्डिंग है ये, ले लेना. क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? देखो, हर टेम्परेचर पे आपका मिशेल फॉर्म नहीं होता है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही आपका मिशेल फॉर्म होगा. तो लिखो क्राफ्ट टेम्परेचर. टेम्परेचर above which Michel is formed. Temperature above which Michel is formed is known as Kraft temperature. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना. हर टेम्परेचर पे मिशेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही मिशेल फॉर्म होता है. वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. तो मिशेल के बारे में क्लियर है भाई? मिशेल क्या होता है, कब फॉर्म होगा, कितने मॉलिक्यूल एक मिशेल के अंदर होते हैं? हेलो, यस सर. हाँ सर. गुड. नेक्स्ट हेडिंग डाल, मिशेल फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है? नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेसेसरी कंडीशन फॉर मिशेल फॉर्मेशन. नेसेसरी कंडीशन फॉर मिशेल फॉर्मेशन. तो कंडीशन 1 है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए. तो लिखो पॉइंट 1, कंपाउंड शुड कंटेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. Compound should contain long chain hydrocarbon, means hydrophobic part. Second condition, लिखते जा रहे हो आदर्श? हाँ सर. सेकेंड कंडीशन, अब देखो हाइड्रोफोबिक आ गया तो हाइड्रोफिलिक भी तो आना चाहिए. सरफेस पे कौन आएगा? हाइड्रोफिलिक ही आता है. तो सेकेंड कंडीशन, कंपाउंड शुड हैव हाइड्रोफिलिक पार्ट. अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट में क्या क्या हो सकता है? SO3 माइनस हो सकता है, COO माइनस हो सकता है, O हो सकता है, NR3 प्लस हो सकता है. तो इनमें से कुछ भी आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट में हो सकता है. तो सेकेंड कंडीशन, कंपाउंड शुड कंटेन हाइड्रोफिलिक पार्ट लाइक दिस. तो ये अपना हो गया नेसेसरी कंडीशन. नेक्स्ट लिखना, सरफेक्टेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग है ये, सरफेक्टेंट्स. अब ये सरफेक्टेंट्स क्या होता है? तो जितने भी आपके मिशेल्स होते हैं ना, उन सबको हम सरफेक्टेंट्स भी के भी फॉर्म में जाने जाते हैं. ये क्या करते हैं? ये आपकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं. तो सरफेक्टेंट्स में लिखना,
क्या है सर्फेक्टेंट, तो लिखो सर्फेक्टेंट में लिखना सब्सटेंस विच आर preferentially adsorbed, substance which are preferentially adsorbed at the interface surface, substance which are preferentially adsorbed at the interface. अब किसके इंटरफेस में, जैसे कि अपने पास एयर वाटर का मिक्सचर है, लाइक एयर वाटर, ऑयल वाटर का मिक्सचर है, तो ऑयल वाटर का जहाँ भी इंटरफेस होगा उस इंटरफेस पे, या कोई आपके पास सॉलिड है और उसको वाटर में अपन ने डिसोल्व किया है तो सॉलिड वाटर का जो इंटरफेस है वहाँ पे, तो वो सब्सटेंस जो कि दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट वाले सब्सटेंस से मिक्स करके जो हमने मिक्सचर बनाया है, उनके इंटरफेस पे क्या हो जाए, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंटरफेस मतलब इंटरफेस का मतलब ये होता है जैसे कि ये आपका वाटर है और ये आपकी उसके ऊपर एयर है, तो एयर और वाटर को एक इमेजिनरी लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, जिसे हम बाउंड्री हाँ लाइन भी बोल सकते हैं। ये इमेजिनरी तो लाइन उस ही पर आपका क्या हो गया, उस हाँ इंटरफेस हो गया, तो उस पर क्या हो गया इंटरफेस, और क्या मीनिंग लगाओगे, यही होता है। हाँ सर ठीक है, वहां पे जो सब्सटेंस प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाते हैं उसे हम सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा ना, आपकी ये सोप और डिटर्जेंट ये क्या करते हैं, ये मेल रिमूव करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए आप लोग यूज करते हो, तो ये करते क्या है, आपका जो जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो ये डस्ट पार्टिकल और जो आपका क्लॉथ है उसके बीच की इंटरफेस पे क्या हो जाते हैं, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो अभी अपन इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि आपका डिटर्जेंट या जो सर्फ है वो कैसे काम करता है। तो अब पहले से थोड़ा सा हम सर्फेक्टेंट्स देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट्स 3 टाइप के होते हैं, तो लिखना नेक्स्ट लाइन से, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, केटाइनिक, एनाइनिक एंड नॉन आयनिक। They are of 3 types: cationic, anionic and non-ionic. Cationic सर्फेक्टेंट्स का मीनिंग क्या है? केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स का सीधा सा मीनिंग है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो केटाइनिक होगा। एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स का सीधा सा मीनिंग है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ये तो फोबिक है और ये फिलिक है, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो एनाइनिक होगा। नाम से समझ में आ रहा है ना, तो इसके एग्जांपल्स लिख लेना सीधा। केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स के एग्जांपल है कौन कौन सा, ये नाम याद रखना, सीधे नाम पूछे जाएंगे। सर कैटायनिक मतलब हाइड्रोफोबिक एंड नहीं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पार्ट कैटा नहीं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक तो दोनों में होगा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो केटाइनिक होगा यहाँ पे। हाँ ऋषिकेश, क्लियर है? और एनाइन में हाँ, एनाइन में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो एनाइनिक होगा। तो चाहे केटाइनिक हो चाहे एनाइनिक हो, आपका पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्ट कौन सा होगा, ओनली हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। और हाइड्रोफोबिक नॉन आपका आयनिक न्यूट्रल। सर्फेक्टेंट्स में दोनों भी नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ, नॉन आयनिक में आपके नहीं होंगे। अभी नॉन आयनिक का भी एग्जांपल देखेंगे। तो केटाइनिक का एग्जांपल लिखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीधा पूछा जाता है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला होता है इसका, C16H33, C16H33 CH3 होल थ्राइस N+Cl-। ठीक है, दूसरा लिख लेना एग्जांपल, ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड। ऑक्टाडेकाइल मतलब 18 कार्बन, आईयूपीएसी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। डेक हम यूज करते हैं 10 कार्बन के लिए और 18 हो तो ऑक्टाडेकाइल यूज करते हैं। तो C18H17NH3+Cl-, ये ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड है। अब देखो केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, जिनको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट करने पर ये 2 आयंस में कन्वर्ट होते हैं।
एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। तो आपका जो ये केटायन है, हाँ, थोड़ा-सा आप जो बोल रहे थे ऋषिकेश वो ये था, मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया यहाँ पे। इसमें केटायन आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एनायन आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, अभी क्लियर है ऋषिकेश? क्या बताया सर आपने? मैं ये बोल रहा हूँ कि केटायनिक सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे सरफेक्टेंट जिसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक केटायन भी मिलेगा और एक एनायन भी मिलेगा। तो एनायन है वो तो हाइड्रोफिलिक हो गया और जो केटायन है वो हाइड्रोफोबिक हो गया। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कैटायनिक होना चाहिए क्या? हाँ, यस, हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पे केटायनिक होना चाहिए, तो वो केटायनिक सरफेक्टेंट है। जबकि एनायनिक सरफेक्टेंट्स में ऐसा नहीं है। एनायनिक सरफेक्टेंट्स में तो जो आपका एनायन होगा वो ही हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझो कि कहीं पर भी एनायन होगा ना वही आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। जहाँ भी एनायन आएगा डिसोसिएट करने पे वही हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। क्लियर है अभी? तो केटायनिक सरफेक्टेंट में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक में केटायन आ जाता है, एनायनिक सरफेक्टेंट में हाइड्रोफोबिक तो हमारा किसके साथ कनेक्ट होता है? हाइड्रोफिलिक के साथ कनेक्ट होता है पूरा। तो इसके भी एग्जांपल लिख लेना। सोडियम पेल्मिटेट, ये एग्जांपल याद रखना है। सोडियम पेल्मिटेट ये हमारा एनायनिक सरफेक्टेंट्स है। सोडियम ओलिएट ये लिखना और ये फॉर्मूला लिख लेना, ये भी हमारा एनायनिक सरफेक्टेंट्स है। ये दो फॉर्मूले नोट कर लेना बस। एनायनिक क्लियर सभी को? सर लिख रहे हैं, रुकिए। ओके, नोट कर लो। तो सिंपल सा चैप्टर है ना? और थ्योरी बहुत ज़्यादा है, रटना ही है जनरली। चलो न्यूट्रल और देख लें, नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक क्या होगा? डेफिनेशन से समझ में आ गया। क्या समझ में आएगा? कि ऐसे सरफेक्टेंट्स हाँ भाई, क्या लिखोगे नॉन आयनिक में? ऐसे सरफेक्टेंट्स जो कि आयनाइज नहीं होते, which do not ionize or dissociate in aqueous medium, लेकिन उनके पास हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होता है। तो लिखना सरफेक्टेंट which do not ionize in aqueous medium but contain both hydrophobic and hydrophilic part are सर called रिपीट। but contain, यहीं से शुरुआत से ली। okay, substance which do not ionize in aqueous medium substance which do not ionize in aqueous medium but contain both hydrophobic and hydrophilic part are called non-ionic substance. For example, ये फॉर्मूला लिखना, यहाँ पे लिखा है ना CnH2n+1, तो कोई भी एल्काइल पार्ट यहाँ पर हो सकता है। तो उसके बाद है OCH2 होल X, तो ये X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और फिर है OH। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा केस बना रहे हैं। N की वैल्यू मैंने रख दी 5,
तो मेरे पास क्या आएगा C5H11, X की वैल्यू मैंने रख दी 1, OCH2CH2 और इससे क्या अटैच है, एक OH अटैच है। तो इसकी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह का आएगा 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन से एक तो ये OH अटैच है और इसी पे और क्या अटैच कर दिया अपन ने, OET अटैच कर दिया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है OET तक का, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है और जो ये OH वाला पार्ट है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। समझ में आता है अभी? फिर से बताइए तो सर। भाई हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये है ना, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स का, तो इसमें हमने n की वैल्यू 5 रख दी और x की वैल्यू 1 रख दी, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया। अब मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो 5 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और इस फिफ्थ कार्बन पे OET भी अटैच है और OH भी अटैच है। ये जो है ये आपका OET हो गया, इथॉक्सी ग्रुप, राइट। हाँ सर। तो ये जो, हाँ, जो ये चेन है 5 कार्बन की पूरी, और ये जो OET है, ये है ना, यहाँ से लेके ये चेन के अंदर पूरा OET आ रहा है, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और ये जो OH है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। क्लियर अभी? हाँ। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन चुका है क्या, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। तो ये एग्जांपल याद रखना, इन पे सीधे एग्जांपल ही पूछे जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलो लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा है, जल्दी से देख लेते हैं, वो भी नोट हो गया सभी का? हाँ सर। यस, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आपका जो साबुन है वो कैसे क्लीन करता है? तो साबुन क्या करता है, जैसे कि मान लो ये आपका कपड़ा है और ये कपड़े पे ग्रीस या जो भी डस्ट है वो आपकी जमा हुई हुई है, तो जो साबुन है, साबुन आपको पता है कि साबुन में जो होता है, सोप जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फोबिक पार्ट होता है और एक फिलिक पार्ट होता है। तो जो फोबिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो इस ग्रीस में एडजॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे। क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, है ना। और एडजॉर्ब होके क्या बना देगा, मिशेल बना देगा। और जब आप वाटर के साथ इसको फ्लश करोगे तो वाटर क्या करेगा, ये जो फिलिक पार्ट है उसको अट्रैक्ट करता है ना, तो फिलिक पार्ट को अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो फिलिक पार्ट है उसका फोबिक पार्ट तो ग्रीस के अंदर है, तो ये फोबिक पार्ट क्या करेगा, यहाँ से ग्रीस भी अपने साथ उठा के ले जाएगा। दोबारा देख लेना, दोबारा बता रहा हूँ कैसे क्लीन करता है, कि किसी भी क्लॉथ पे जो डस्ट है, डस्ट हो गई या ग्रीस हो गया, तो उसको जब आप साबुन से क्लीन करने की कोशिश करते हो तो सोप में आपके 2 पार्ट होते हैं, फोबिक एंड फिलिक पार्ट। फोबिक पार्ट जो होता है वो आपकी इस ग्रीस में क्या हो जाता है, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है और एडजॉर्ब होके इससे क्या बना लेता है, मिशेल बना लेता है। जैसे ही आप इसको वाटर से वॉश करते हो, जैसे ही वॉश करोगे तो वाटर क्या करेगा, आपको पता है इस फिलिक पार्ट को अट्रैक्ट करता है। फिलिक मतलब अट्रैक्शन, लव, हाइड्रोफिलिक है, वाटर से अट्रैक्ट होगा, तो ये जो मिशेल है ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, आपके क्लॉथ से रिमूव हो जाएगी। तो आपका जो डस्ट है वो मिशेल के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। आदर्श क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसको लिखिए लिखाऊं क्या? कैसे? हाँ लिखो इसमें, soap molecules form Michel. Soap molecules form Michel around the dust particle. Soap molecules form Michel around the dust particle or oil droplet, such that hydrophobic part in the oil droplet, such that hydrophobic part is absorbed
inside oil droplet hydrophilic part absorb inside oil droplet, hydrophobic part absorb inside oil droplet, and hydrophilic part projected out of the droplet to form micelle. During washing, this micelle goes away with water. During During washing, this micelle goes away with water, with dust. ठीक है, ये डायग्राम बना लेना समझने के लिए। हो गया सबका नोट? हाँ सर। डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर इसके आगे। अपन ने कहाँ तक Thank you, sir. प्यूरिफिकेशन तक पढ़ लिया? ओके।